लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ के सभी बच्चों का आज के इस केमिस्ट्री ई पाठशाला में स्वागत है। मैं प्रेमचंद्र पोद्दार फिर लेकर आया हूं इस केमिस्ट्री की ई पाठशाला को। और बच्चों, आपको याद होगा हमारा इस केमिस्ट्री ई पाठशाला में हमने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया है उस चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट, मैटर का या सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग पिछले क्लास में किन किन टॉपिक पर चर्चा की। हमने आपको मैटर के स्टेट के बारे में बताया था, मैटर को हम किस किस वे में क्लासिफिकेशन करते हैं और वो कितने स्टेट के होते हैं। हमने सॉलिड स्टेट पर फोकस कर रहा है। हमने सॉलिड स्टेट फोकस इसलिए किया क्योंकि ये हमारा चैप्टर है द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, हम आपको इसको इंट्रोड्यूस करवाएं कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर वो मैटर का स्टेट है जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमने बताया कि हर एक सॉलिड सब्सटेंस का जो स्टेट ऑफ सब्सटेंस है उसकी मास डिफिनिट होती है, उसकी वॉल्यूम डिफिनिट होती है, उसका शेप डिफिनिट होता है। उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। साथ ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमेशा फिक्स पोजीशन पे होता है। हाँ, कैन ओनली ऑसिलेट, लेकिन वो ऑसिलेट कर सकता है अपने मीन पोजीशन पर। साथ ही हमने बताया कि जो सॉलिड स्टेट के जो सब्सटेंस होते हैं वो काफी इनकम्प्रेसिबल होता है, इसे आप कंप्रेस आसानी से नहीं कर सकते हैं और वो रिजिड होते हैं। ये सारी चीजें बताया। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। आज हम क्या बताने वाले हैं कि सॉलिड को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे और क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम सॉलिड को किस किस फॉर्म में पाते हैं। तो क्लासिफिकेशन सॉलिड हम देखें तो हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन दो ग्रुप में हम इसको पाएंगे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में और एक एमरफस सॉलिड के फॉर्म में। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हम क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं, द कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। ठीक है बच्चों, एक बात मैं बताऊं कि क्या आपको जो भी चीज आप चारों तरफ देखते हो, जैसे आप सॉलिड कहते हो, क्या वाकई में सॉलिड है? यदि मैं कहूं ग्लास क्या है, शीशा क्या है, तो आप बोलोगे सॉलिड स्टेट है। लेकिन बच्चों मैं बता दूं कि जिसे आप ग्लास को सॉलिड समझ रहे हो वाकई में वो सॉलिड स्टेट का सब्सटेंस नहीं है, वो एक ट्रू सॉलिड नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे सर, ग्लास तो सॉलिड स्टेट है, उसका मास और उसका शेप डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे हम ट्रू सॉलिड नहीं कहते हैं। अब आप बोलोगे कैसे सर, क्या ऐसा आप प्रूव कर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन मुझे करने की जरूरत नहीं। मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट अभी देने वाला हूं जिससे आप खुद समझ जाओगे कि दुनिया में जो जो सॉलिड सब्सटेंस है हम हर सॉलिड को ट्रू सॉलिड नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन सॉलिड से। और हम किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं एक बेसिक होता है। यदि हम मैटर का यह स्टेट जिसे हम सॉलिड स्टेट कह रहे हैं, इसको यदि हम क्लासिफाई करें किस आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब कि सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस के अंदर कई सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अपना एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, उसका एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर भी हो सकता है या डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के उस ऑर्डरली अरेंजमेंट के बेसिक पर हमारा सॉलिड होता है दो प्रकार का, और वो दो प्रकार का कौन सा फॉर्म है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक एमरफस फॉर्म। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक एमरफस फॉर्म। तो चलिए एक एक करके समझें कि किस फॉर्म को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे और किस फॉर्म को हम एमरफस फॉर्म कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है यदि उसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट देखें। तो आप बताओ, ये जो आप सॉलिड दिख रहा है आपको, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो दो अलग अलग कलर में दिख रहा है आपको, एज ए ब्लू एज ए रेड, है ना। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, आप इसे डेफिनेट पैटर्न में पा रहे हैं कि इनडेफिनेट पैटर्न में? तो आप बोलोगे सर ये तो पार्टिकल का अरेंजमेंट देखने से लग रहा है कि एक डेफिनेट पैटर्न में है। डेफिनेट पैटर्न में है, देखिए एक आपका रेड के बाद ब्लू, फिर रेड के बाद ब्लू दिख रहा है आपको। तो हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक डेफिनेट पैटर्न में है, राइट। और वो भी 3 डायमेंशनली रिपीट है। देखिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। आप यहां से भी देख सकते हैं ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये एक सॉलिड जिसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कह रहे हैं। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एक डेफिनेट पैटर्न में 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं। यदि इसके 3 डायमेंशनल पार्टिकल अरेंज होगा, ये अरेंजमेंट किसी वे में भी हो सकता है डेफिनेट पैटर्न में, और उस अरेंजमेंट के वे पे उसकी एक ज्योमेट्री भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिक पर 3 डायमेंशनली देखा जाए तो हम इसका एक डेफिनेट पैटर्न में पाएंगे, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप में पाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं। बताइए एक डेफिनेट पैटर्न में है एज ए टेट्राहेड्रल पैटर्न।
तो हर एक क्रिस्टल का यानी हर एक सॉलिड का मतलब वो सॉलिड का जिसके कांस्टेंट पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज हो, एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज हो, ऐसा सॉलिड कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। How can you introduce crystalline solid? So in a crystalline solid, the particles, atoms, molecules or ions are arranged in a क्या अरेंज in a थोड़ा मैं इसको हटा दूं, रेगुलर एंड रिपीटेटिव 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। समझ गया? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिसके कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो अरेंज होते हैं एक रेगुलर मतलब 1 by 1 कंटिन्यू फॉर्म में अरेंज हो और 3 डायमेंशनली अरेंज हो। कैसा अरेंज हो? 3 डायमेंशनली अरेंज हो, ऐसा सॉलिड कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गया? तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसके कांस्टेंट पार्टिकल, जिसके एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो और वो रिपीटेटिव अरेंजमेंट हो 3 डायमेंशनली में। ओके, ऐसा सॉलिड कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए इस पर हम और बात करते हैं। बच्चों जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो आपके लाइन्स आपके आ रहे हैं, ये अपने कॉपी में राइट डाउन करते जाइएगा। अपनी वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे खासियत एक पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि इसका अरेंजमेंट पार्टिकल का एक डिफिनिट पैटर्न होता है, 3 डायमेंशनली रिपीट होता है। अब थोड़ा हम आते हैं सेकेंड पॉइंट में। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान सुनना। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जब किसी को, जैसे सॉलिड का हर एक सॉलिड का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे जाकर कोई सॉलिड लिक्विफाई हो जाए, मेल्ट कर जाए, पिघल जाए, वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि जो इस तरह के जो सॉलिड होंगे, जब आप उसको हिट करेंगे, जब आप उसको टेम्परेचराइज करेंगे, तो क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर गेन करेगा जिस टेम्परेचर पे पहुंच के ये सॉलिड सब्सटेंस कंप्लीटली इमीडिएटली क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। एक सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट पे जाकर क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डिफिनिट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डिफिनिट होगा। इस सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत ही शार्प होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके ये क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। जैसे आप देखो इसको हिट कर रहे हो, अब ये मेल्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर पे जब ये पहुंच जाएगा तो ये सॉलिड सब्सटेंस देखिए क्या हुआ, कंप्लीटली क्या कर गया, मेल्ट कर गया। ओके, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। एक डिफिनिट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे जाके ये क्या करता है, मेल्ट करता है, और इसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दीज सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक नेचर। ये जो सॉलिड होते हैं भाई कैसे नेचर के होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। These solids are anisotropic nature। आप बोलोगे सर ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हर एक सॉलिड सब्सटेंस का अपना भौतिक गुण होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत की चालकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू डायरेक्शन पर, डिफरेंट डायरेक्शन पर डिफरेंट वैल्यू शो करे। एनाइसोट्रॉपी किस तरह की प्रॉपर्टी है, तो एनाइसोट्रॉपी उस नेचर को कहेंगे सॉलिड का जब उसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डायरेक्शन पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करे, उसके डिफरेंट वैल्यूज हो। ऐसे प्रॉपर्टी को, ऐसे नेचर को कहते हैं सॉलिड का कैसा नेचर, एनाइसोट्रॉपिक नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किस नेचर के होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। चलिए इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर दिए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनाइसोट्रॉपिक नेचर? क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक नेचर? तो आप क्या बोलोगे, द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को वैल्यू हो वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होने का क्या मतलब हुआ, तो चलिए हम समझाते हैं आपको कैसे। देखिए ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है। मान लो इसको ए और ये बी, ए और बी, ए और बी मान सकते हैं आप। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज है। यदि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसका कंपोजिशन देखें, यदि इस डायरेक्शन में जाएं तो ये सारे के सारे ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं, यदि इधर से जाएं तो यहाँ ब्लू रंग का पार्टिकल है, और यदि हम ऐसे जाएं इस डायरेक्शन में जाएं तो आप देख सकते हैं अल्टरनेटिंग ग्रीन और ब्लू रंग के पार्टिकल्स है। यानी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंपोजिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
जब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके कंस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट, उसकी क्लोजिंग क्या हो, डिफरेंट हो जाए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो डिफरेंट डायरेक्शन में कंस्टेंट पार्टिकल का पैकिंग अरेंजमेंट डिफरेंट कंपोजिशन होने के कारण इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जितने भी होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, और ऐसे नेचर को कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक नेचर। क्या कहते हैं सब लोग? एन आइसोट्रॉपिक नेचर। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे नेचर के होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सॉलिड कैन अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज। यदि आप इस क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करते हैं, कट करते हैं, काटते हैं, तो जब उसको काटोगे, जब उसको कट करोगे, तो आपका जो कटा हुआ पार्ट होगा, जैसे जो हम इसको कट कर दिया, इसको हम ब्रेक डाउन कर दिए, तो इसके जो भी ब्रेक डाउन के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब के जो क्रिस्टल्स होंगे, आप इसको देखो, इस क्रिस्टल का जो कटिंग पार्ट है, ये देखिए प्लेन, कटिंग पार्ट का ये प्लेन है, ये कटिंग पार्ट का प्लेन है। बताओ ये प्लेन रेगुलर पैटर्न में कि इरेगुलर? एक प्लेन क्लीन क्लीवेज है। क्लीन क्लीवेज का मतलब हुआ उसका जो प्लेन है बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल स्मूथ, बात समझ में आ रहा? रफनेस नहीं, ये सारा का सारा कटिंग पार्ट जो है बिल्कुल क्लीन है, एक प्लेन में है, एक क्लियर प्लेन में है, तो इसको कहते हैं हम लोग कैसा क्लीवेज? क्लीन क्लीवेज। तो दिस सॉलिड कैन अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज। ये सॉलिड जो होते हैं ये क्लीन क्लीवेज को फॉर्म करता है। ओके, चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टल में आते, सॉरी नेक्स्ट सॉलिड के फॉर्म में आते हैं जिसका नाम है एमरफस सॉलिड। तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में क्या क्या बताया, रिपीट करें। क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम खास 4 कैरेक्टरिस्टिक पर बात की है। कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, सबसे पहले हमने बताया कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज होते हैं, रिपीटेड 3 डायमेंशनली पैक होते हैं, और इसकी ज्योमेट्री डिफिनिट होती है। इससे जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज होते हैं। सेकंड पॉइंट बताया कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट साफ होता है। इसका मतलब कि जब आप टेम्परेचर देते हो तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके ये पूरे के पूरे सब्सटेंस क्या कर जाता है? मेल्ट कर जाता है। ऐसा मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फिर हमने क्या बताया? ये सॉलिड जो होते हैं एनिसोट्रोपिक नेचर होते हैं। एनिसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या बताया आपको? एनिसोट्रोपिक नेचर का बताया कि जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी वैल्यूज क्या हो? डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो। ओके, एनिसोट्रोपिक नेचर क्या है ये आपको हम समझा चुके। अब आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगला प्रॉपर्टी बताया, दिस सॉलिड कैन अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज। जब आप उसको कट करते हो तो उसका कटिंग पार्ट जो होता है एक प्लेन फॉर्म में होता है, एक स्मूथ पार्ट में होता है। ओके, यानी जिस शेप में आप चाहो इसको आसानी से आप कट कर सकते हो, क्योंकि ये क्लीन क्लीवेज देता है। क्लीन क्लीवेज होता है उसका जो कटिंग पार्ट है बिल्कुल प्लेन सरफेस फॉर्म करता है। ओके, इसको कहते हैं हम लोग क्लीन क्लीवेज। अब आते हैं हम लोग एमरफस सॉलिड। देख, सेकेंड फॉर्म ऑफ सॉलिड क्या? एमरफस सॉलिड। एक्चुअली में एमरफस सॉलिड जो हम लोग नाम दिए एमॉर्फस, ये वर्ड कहां से आया? एमॉर्फस जो वर्ड है सर वो ओमॉर्फी वर्ड से आया, एज ए लैटिन वर्ड, और इस ओमॉर्फी का मतलब होता है शेपलेस। कैसा? शेपलेस, यानी एमरफस सॉलिड का कोई शेप डिफिनिट नहीं होता, इसका एक आकार, उसका जो ज्योमेट्री होती है, इसकी ज्योमेट्री फिक्स्ड नहीं रहता, इसीलिए इसका नाम दिया गया एमरफस सॉलिड। समझ में आ गया? एमरफस को एमरफस क्यों कहते हैं? क्योंकि एमरफस ओमॉर्फी लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है शेपलेस। कोई भी सॉलिड शेपलेस कब होता है बताइए? तो उसका शेप का डिफिनिट होना डिपेंड करता है कि उसके कांस्टेंट पार्टिकल का क्लोजिंग कैसा, उसका अरेंजमेंट कैसा है। जैसा कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वैसा ही उसका शेप होगा। लेकिन एमरफस सॉलिड में क्या होता है कि एमरफस जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उसका पैटर्न कभी डिफिनिट नहीं होता। अब जरा देखिए, इन दोनों को देखिए, बताइए ये एक डिफिनिट ज्योमेट्री में आपको दिख रहा है? बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज है। देखिए, एज ए क्वार्ट्ज SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, तो इसे कौन सा सॉलिड कहेंगे? दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इसलिए क्योंकि इसके जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल है एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज है। लेकिन ये सॉलिड देखो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ आपके सॉलिड का पार्टिकल जो है एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज आपको नहीं दिख रहा हो। देखिए यहाँ कहीं ज्यादा स्पेस है, कहीं कम स्पेस है, इसका मतलब हुआ कि इसे कांस्टेंट पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज नहीं है। तो ऐसा सॉलिड क्या कहलाएगा? एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसके कांस्टेंट पार्टिकल डिफिनिट पैटर्न में अरेंज ना हो। समझ आ गया? तो इन एमरफस सॉलिड द पार्टिकल दैट मींस एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड इन एन इरेगुलर एंड नॉन रिपीटेटिव 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट। मतलब इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं इरेगुलर के साथ साथ नॉन रिपीटेटिव। नॉन रिपीटेटिव मतलब XYZ एक्सिस में रिपीट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नहीं होता है।
तो एमरफॉस सॉलिड में जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं और नॉन रिपीटेटिव 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के फॉर्म में ये होते हैं। तो एमरफॉस सॉलिड में कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल डेफिनेट पैटर्न में नहीं होते। ये समझ में आ गया? ऐसा सॉलिड कहलाता है एमरफॉस सॉलिड। एमरफॉस सॉलिड का ये पहला कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में। रैपिडली सॉलिडिफाइड लिक्विड आर एमरफॉस सब्सटेंस, मतलब ऐसा सॉलिड जिससे आप क्या करो लिक्विड फॉर्म में, और उस लिक्विड को जैसे आप उसको थोड़ा सा कूल कर दो, ठंडा कर दो, यानी सॉलिडिफाई कर दो। हमने क्या कहा, फिर से रिपीट करें, रैपिडली सॉलिडिफाई मतलब वो लिक्विड अचानक क्या कर जाए, सॉलिड में चेंज हो जाए। जैसे आप ग्लास की बात करते हैं या रबर की बात करते हैं, ग्लास को मेल्ट कीजिए, ग्लास को मेल्ट करने के बाद ठंडा छोड़, मतलब उसको टेम्परेचर को मतलब कोल्ड रीजन रख दीजिए। कोल्ड रीजन में रखने के साथ इमीडिएटली ये क्या कर जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। मतलब एमरफॉस सॉलिड में क्या होता है, उसके मोल्टेन फॉर्म को, उसके लिक्विड फॉर्म को यदि आप रख देते हो एज ए रूम टेम्परेचर पे भी रख देते हो, कोल्ड रीजन में रख देते हो, तो वो सॉलिड, वो जो लिक्विड है वो रैपिडली क्या कर जाता है, सॉलिडिफाइड फॉर्म में आ जाता है। एज ए रबर, एज ए ग्लास, ग्लास रबर एज एग्जाम्पल ऑफ क्या, एमरफॉस सॉलिड। ठीक है। थर्ड पॉइंट, दीज सॉलिड्स आर जनरली आइसोट्रॉपिक। जैसे हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा था, एनआइसोट्रॉपिक, ये कैसा होगा, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मीन्स क्या, आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब हुआ, जैसे ये सॉलिड हमने कहा आइसोट्रॉपिक। क्यों आइसोट्रॉपिक? क्योंकि आइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम रहे। डायरेक्शन डिफरेंट हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में चेंज न करे, ऐसा नेचर कहलाता है एमरफॉस सॉलिड। अब एक्स जाओ, वाई जाओ, जेड जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एज ए थर्मल एक्सपेंशन जिसको हीट देने को एक्सपेंड करे, उसका एक्सपेंशन रेट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू डायरेक्शन पर, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट ना हो के सेम हो, ऐसा नेचर कहलाता है। कौन सा नेचर, आइसोट्रॉपिक नेचर। ओके, तो जो जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके राइट डाउन भी अपने कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, These solids on cleavage form smaller pieces with non-planar faces। इसका फेसेस होगा जो कटिंग पार्ट होगा, जो छोटे छोटे पीसेस होंगे, यदि आप उसको देखो, तोड़ के देखो, काट के देखो, तो वो कभी भी प्लेनर फेस में नहीं होगा। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कटिंग सेक्शन, जो छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो प्लेनर फेस में होता है, लेकिन इसके जो फेसेस होते हैं वो प्लेनर फेस में नहीं होते। आप देख सकते हैं खुद से, देखिए ये एमरफॉस सॉलिड है, हमने इसको कट कर दिया, बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर दिया, दिख रहा है आपको। अब इस छोटे छोटे टुकड़ों को देखिए, इसका फेस देखिए, ये फेस आपको दिख रहा है क्या, ये फेस प्लेन फेस है? बिल्कुल नहीं, ये इरेगुलर फेस में है। ये कैसा फेस है भाई, ये फेस कैसा है, इरेगुलर है, दिख रहा है इरेगुलर। तो एमरफॉस सॉलिड जो होते हैं सर, ये सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसकी क्लीवेज कभी भी प्लेनर फेस में नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन प्लेनर फेसेस में होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। These solids do not have sharp melting point। ऐसे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। देख रहे हैं आप लोग, क्या दिखा आपको, जब हम इसको हीट किए तो ये मेल्ट किया, मेल्ट किया, लेकिन जब देखिए उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखिए, हमको दिखा रहे हैं। These solids do not have sharp melting point and boiling point। They melt gradually over a temperature range। मतलब ऐसे एमरफॉस सॉलिड को यदि आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो सर्टेन टेम्परेचर पे जाकर ये मेल्ट नहीं करता। एक टेम्परेचर रेंज में जाकर ये क्या करता है, मेल्ट करता है, धीरे धीरे मेल्ट करता है, एक ही बार पूरा सब्सटेंस मेल्ट नहीं करता। देखिए जरा यहाँ पर इस एमरफॉस सॉलिड, ये आपको दिख रहा है कि एक ही बार मेल्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं मेल्ट किया है, कहीं कहीं पोर्शन मेल्ट नहीं किया है। जैसे ग्लास एक एमरफॉस सॉलिड है, आप इसको जब मेल्ट करते हो तो एक ही बार में पूरा सब्सटेंस, पूरे पार्टिकल्स मेल्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता होगा, सोचिए जरा सा, क्यों नहीं कर सकता? कारण यही होगा कि एमरफॉस सॉलिड देखिए अंदर का पार्टिकल, इसका नहीं करने के पीछे क्या कारण होगा, तो नहीं करने के पीछे कारण यही होगा कि इसका पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज नहीं है। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के अरेंजमेंट पे, पार्टिकल की क्लोजिंग में। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसलिए पूरा का पूरा सब्सटेंस, पूरा का पूरा अरेंजमेंट, पूरा का पूरा कांस्टेंट पार्टिकल एक साथ मेल्ट करता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर। लेकिन एमरफॉस सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं होने के कारण एक ही बार में पूरा पोर्शन मेल्ट नहीं करता। तो these solids do not have sharp melting point and boiling point। They melt gradually over a temperature range। एक टेम्परेचर रेंज में, जैसे मान लो 300 से लेकर 320 तक में जाके ये सॉलिड सब्सटेंस कंप्लीट क्या करेगा, मेल्ट करेगा। लेकिन 300 के
केल्विन पर कंप्लीट मेल्ट नहीं करेगा। तो कह सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ग्रेजुअली ओवर ए टेम्परेचर रेंज, एक टेम्परेचर रेंज पे जाके क्या करता है, ये मेल्ट करता है। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट, दी सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल। बिल्कुल आप जानते हैं सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये सॉलिड ऐसे होते हैं जो कंप्रेसिबल होता है। बोले क्यों कंप्रेसिबल होता है? क्योंकि इसके अंदर काफी वॉइड्स होते हैं। वॉइड मतलब काफी स्पेस खाली रहते हैं जिसमें पार्टिकल पैक्ड नहीं रहते हैं। जब खाली स्पेस होगा तो इसको क्या कर सकते हैं, आप कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेसिबल इसलिए है क्योंकि इसके सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक क्लोजली पैक नहीं होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड कंप्रेसिबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में नहीं रहता। समझ आ गया? जस्ट मिनट। तो ये सॉलिड कैसे होते हैं? ये सॉलिड जो होते हैं कंप्रेसिबल होता है। आपको याद होगा हमने कहा था कि जो आपको सॉलिड दिखता है वो वाकई में सॉलिड नहीं होता, क्योंकि सॉलिड वो होता है जो इनकंप्रेसिबल हो। हमने क्या देखा, अमॉर्फस सॉलिड कैसा है, कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबल है इसलिए हम इसे ट्रू सॉलिड नहीं कहते। अमॉर्फस सॉलिड को कभी भी ट्रू सॉलिड नहीं कह सकते, इसलिए ग्लास को हम सॉलिड नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो कंप्रेसिबल होता है। अब क्यों होता और आगे जाके क्लियर करेंगे, डोंट वरी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थे आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या हमने बताया वह रिपीट करें वन बाय वन। चलिए करते हैं फटाफट। तो अमॉर्फस सॉलिड के जो भी कंस्टेंट पार्टिकल होते हैं इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। नंबर 1, 3 डायमेंशनली रिपीट नहीं होता, ठीक है। नंबर 2, ये जो सॉलिड होते हैं रैपिडली सॉलिडिफाई हो जाता है यदि आप उसको कूल करते हैं, है ना, तो ये तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है, तुरंत सॉलिड में चेंज हो जाता है, जैसे ग्लास और रबर में होता है। थर्ड पॉइंट बताया कि ये सॉलिड जो होते हैं आइसोट्रोपिक नेचर होते हैं। आइसोट्रोपिक नेचर मतलब हुआ डिफरेंट डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। हमने अगला क्या बताया, अगला बताया डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, क्लीवेज के बारे में। ये आपके जो स्मॉलर पीसेस जो होते हैं वो नॉन प्लेनर फेसेस होते हैं। इसके जो कटिंग पीसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन प्लेनर फेसेस होते हैं। कभी भी इसका फेस रेगुलर नहीं होता, इसका फेस कैसा होता है, इरेगुलर होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने क्या बताया कि ये सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कभी शार्प नहीं होता, एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ये सब्सटेंस जो होता है ये मेल्ट करता है और बॉइल करता है। ओके। और 6 पॉइंट में क्या बताया कि ये सॉलिड जो होते हैं कंप्रेसिबल होता है। दीज सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल। कंप्रेस बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन कंप्रेसिबल थोड़ा बहुत भी होता है, मगर होता है। इसलिए अमॉर्फस सॉलिड को हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड मतलब, स्यूडो मतलब झूठा, फॉल्स, झूठा सॉलिड। देखने से सॉलिड लगता है लेकिन एक्चुअली वो सॉलिड नहीं होता। ओके। चलिए, तो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस दोनों आप अच्छा समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम दोनों में डिस्टिंग्विश कर दें कि दोनों में आप कैसे डिफरेंसेस कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में दोनों में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में एग्जाम में आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो देखिए, एक कॉलम में हमने प्रॉपर्टी लिखा है, दूसरे कॉलम में क्रिस्टलाइन सॉलिड और तीसरे कॉलम में अमॉर्फस सॉलिड। चलिए सबके प्रॉपर्टीज को रिपीट कर दे ताकि एक बार रिकैप भी हो जाए पूरे चैप्टर का, मतलब आज की क्लास का। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हमने लिखा है ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसमें ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों? क्योंकि रिपीट करता है 3 डायमेंशनली, जबकि यह रिपीट 3 डायमेंशनली नहीं करता, इसलिए ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो इसका डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होगा, क्योंकि पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज होते हैं, जबकि इसका शेप कभी भी डिफिनिट नहीं होगा, नो डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डिफिनिट होगा, शार्प होगा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 300 से 350 पे जाके कोई सब्सटेंस मेल्ट करता है, इसका मतलब एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या करता है, मेल्ट करता है। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन डिफिनिट नहीं होता। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है पहले सुन लीजिए। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन थर्मोडायनेमिक पढ़े हैं, जितना किसी मतलब वो एनर्जी चेंज हो जब कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करे। सॉलिड से मेल्ट होने में जितनी इंथैल्पी चेंज हो, जितना हीट एनर्जी चेंज हो, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, इसीलिए इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगा, फिक्स होगा, डिफिनिट होगा। लेकिन इसका अरेंजमेंट के आधार पर इसका यदि हम देखें हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन डिफिनिट नहीं होता। मोड ऑफ क्लीवेज की बात करें तो गिव रेगुलर क्लीवेज ऑन कटिंग, जबकि ये गिव इरेगुलर क्लीवेज ऑन कटिंग। नेचर की बात करें तो ये ट्रू सॉलिड है, इसे स्यूडो सॉलिड कहते हैं। स्यूडो सॉलिड मतलब झूठा सॉलिड, देखने में सॉलिड लगता है लेकिन सॉलिड होता नहीं है, फॉल्स सॉलिड। आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक नेचर की बात करें तो ये एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डायरेक्शन के डिफरेंट डायरेक्शन पर वैल्यू शो करना। लेकिन ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन पर फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या होना, सेम होना। ओके। तो चलिए
इसी के साथ आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफॉस सॉलिड आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसके बाद जो हम अगले क्लास में जो अगले टॉपिक पर जो बात करने वाले हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने होते हैं नेचर में वो कितने प्रकार के होते हैं, तो किस बेसिक पर हम सब क्लासीफाई करें। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कितने तरह के हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।